हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। देखिए, हम कर रहे थे आपके जो 33 श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है कलाम अकेडमी की, उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। देखो, सबसे पहले हम कर रहे थे जो आपका जो 33 श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पाठ्यक्रम है, क्या है आपका पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से दोस्तों, वो भी कर रहे थे हम आपके एमसीक्यू माध्यम से। और हमने एमसीक्यू माध्यम से आपके माइनर टेस्ट 5 है, माइनर टेस्ट 5 है जो आपका आज करने वाले हम माइनर टेस्ट 5 का जो पाठ्यक्रम था उसका पूरा एनालिसिस किया था एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले इस टेस्ट के सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आता है हमेशा, सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। तो सिलेबस में देखो, इस टेस्ट सीरीज में एक तो आपका मार्च का करंट अफेयर्स था, तो हमारा बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया था मार्च करंट अफेयर्स। तो पहला टॉपिक आज से था आपका मार्च करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। दूसरा टॉपिक था आपका जो कलाम की जो बात करें आपकी बुकलेट, जो बुकलेट दी जाती है आपकी बुकलेट नंबर 5 की बात करें तो वहाँ से 2 टॉपिक थे इस टेस्ट के अंदर। कौन कौन से थे 2 टॉपिक? एक तो थी आपकी जनगणना। कौन सी थी आपकी? जनगणना। तो राजस्थान की जनगणना थी। इसके अलावा आपके राजस्थान में जो जनजाति हैं, राजस्थान में जनजातियाँ, हमने सारे एमसीक्यू किए हैं। इन सभी टॉपिकों के एमसीक्यू हमने पहले किए, यानी कि पाठ्यक्रम का विश्लेषण पहले किया है, फिर हम टेस्ट का विश्लेषण करते हैं, यानी रिवीजन के लिए टेस्ट का विश्लेषण फिर करते हैं। फिर एक तीसरा टॉपिक था आपका बुकलेट नंबर 5 में आपका राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, यानी फ्लैगशिप योजनाओं की बात करें दोस्तों। इन योजनाओं से बात करें तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे इस टेस्ट सीरीज में आपके 19, यानी जो आपका माइनर टेस्ट 5 आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ से क्वेश्चन आए थे 19, और आपके जो जनगणना और राजस्थान की जो जनजातियाँ यहाँ से क्वेश्चन आए थे आपके 35। ठीक है। और आपके मार्च से करंट अफेयर्स थे, यहाँ से क्वेश्चन आए थे आपके 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन आए थे। और एक टॉपिक था आपका चौथा टॉपिक बात करें आपके भाषा साहित्य से, भाषा व साहित्य से। तो भाषा एवं साहित्य की बात करें यहाँ पर तो आपका आधुनिक जो पेज नंबर बात करें आधुनिक साहित्य और साहित्यकार से संबंधित था। पेज नंबर की बात करें आपके 28 से 31 के बीच था आपका, 28 से 31 या 32 पेज तक था आपका, 28 से 32 पेज ले सकते हैं हम। ठीक है, पूरे पेज थे आपके 28 से 32, यानी आधुनिक साहित्य और साहित्यकार कंप्लीट हो चुका था इस टेस्ट सीरीज के अंदर। तो वहाँ से क्वेश्चन आए थे आपके 6 या 7 क्वेश्चन यहाँ से थे। एक था आपका चौथा यानी 5वां टॉपिक कौन सा था आपका? वो था आपका मनोविज्ञान से संबंधित। कौन से? मनोविज्ञान से था आपका, और मनोविज्ञान से था आपका बुद्धि। कौन सा टॉपिक? बुद्धि टॉपिक था जो आपके माइनर टेस्ट 5 में देखने को मिला था, और मनोविज्ञान के क्वेश्चन यहाँ से आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। तो ये था आपका माइनर टेस्ट 5 का सिलेबस। सबसे पहले जब भी हम कोई भी शुरुआत करते हैं, किसी भी भर्ती की परीक्षा की तैयारी करते हैं या कोई भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अपना सिलेबस होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए? अपना सिलेबस होना चाहिए। तो ये एक बात दूसरी बताते हैं, सारे के सारे टॉपिक एक आपकी बुद्धि को के अलावा ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये पूरे के पूरे टॉपिक हमने एमसीक्यू किए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन माइनर टेस्ट 5 में यहीं से आए, जो हमने क्वेश्चन किए थे, सारी व्याख्या की थी, वहीं से पूरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे क्योंकि कंटेंट ही वही था। ठीक है, वही कंटेंट वही था तो क्वेश्चन वहीं से तो आएंगे। तो ऐसा बताने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज अभी क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे जो एमसीक्यू थे, इन पूरे के पूरे एमसीक्यू क्या हो जाएगा आपका? रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा। मैं 2 दिन से बोल रहा था आपको, क्योंकि 2 दिन से देखो हम क्या कर रहे हैं, आपके पिछले 3 दिन से हम कर रहे हैं आपके माइनर टेस्ट 6 है आपका, माइनर टेस्ट 6 के जो आपका सिलेबस है, यानी जो पाठ्यक्रम है ना, इस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा पाठ्यक्रम है, जैसे आपके जन कल्याणकारी योजनाएं कर रहे हैं माइनर टेस्ट 6 के लिए, अगस्त का करंट अफेयर्स कर रहे हैं माइनर टेस्ट 6 के लिए। इसके अलावा आपके जो एक ऊर्जा संसाधन है, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन का टॉपिक है जो हम कर चुके हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हम कर चुके हैं, कर रहे हैं अभी, बाकी बहुत है अभी जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित। अगस्त का करंट अफेयर्स अपना कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भाषा साहित्य की क्लास है वो भी अभी कल हो जाएगी आपकी माइनर टेस्ट 6 के लिए। आप प्ले लिस्ट में जाके माइनर टेस्ट 6 का सिलेबस भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि पूरे कंटिन्यू करवाते हैं आपके एमसीक्यू के माध्यम से। मेहनत अपनी है। फिर आपको टेस्ट में किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक तरह से एग्जाम ले सकते हो, क्योंकि हर 7 दिन बाद में आपका एग्जाम होता है। डिटो उसी प्रकार से हम कर रहे हैं जिस प्रकार से मेरा अनुभव हुआ है। लाइब्रेरी बैच में मैंने अनुभव लिया था, कलाम लाइब्रेरी बैच में किस प्रकार से हम एमसीक्यू करते हैं, रोज़ हमारा टेस्ट होता है, उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, अपना थोड़ा सा ऑनलाइन माध्यम है, वहाँ पर हम ऑफलाइन टेस्ट देते थे, कर रहे हैं हम एमसीक्यू। रोज़ अपनी क्लास होती है एमसीक्यू की, पाठ्यक्रम के अनुसार। आप देख सकते हो, जुड़ना आपको है, देखना है तो देखने के बाद आप जरूर बताइए। तो आज हम माइनर टेस्ट 5 कर रहे थे। मैं बता रहा था मैं कल आपका इस टेस्ट को करवा दूंगा। वैसे ये टेस्ट आपका मंडे को होता है, ट्यूसडे को होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत से कारण हो जाते हैं, कभी कभी टेस्ट नहीं हो पाता। तो चलिए आज कर लेते हैं इसको। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक बेहतरीन सेशन की और बेहतरीन रिवीजन टेस्ट की, क्योंकि मेरे लिए रिवीजन टेस्ट है, और जो मेरे साथ जो शुरू से जुड़े हुए दोस्त उनके लिए भी रिवीजन है, जो नया दोस्त जुड़ा हुआ है उसके लिए पहली बार टेस्ट है। ठीक है, तो वो भी साथ साथ देख लेना दोस्तों। और तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद बताइए आपको कंटेंट कैसा लगा, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या की जाएगी, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे दोस्तों।
प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे। देखो व्याख्या क्यों कर रहे हैं, कलाम के टेस्टों की व्याख्या करने का मतलब क्या है, यानी विश्लेषण करने का मतलब क्या है दोस्तों, देखो इसको समझना। विश्लेषण करने का मतलब इसलिए है कि कलाम एक मात्र ऐसी संस्था है जो इसके 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो चारों ऑप्शन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, किसी न किसी एग्जाम से पूछे हुए प्रश्न होते हैं। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या बनती है, जब ये एग्जाम लगती है ना आपकी, तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाना। ठीक है, इन प्रीवियस ईयर के आसपास से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर बताता था, बार बार बोलता था कि यहाँ से क्वेश्चन आया था और बहुत बेनिफिट हुआ उनको। सेकंड ग्रेड के अंदर काफ़ी दोस्त मिले मेरे को, काफ़ी मैसेज किया और मिलके भी गए, उनकी वजह से अपना पेपर भी क्लियर हुआ। बोल रहे सर आपकी वजह से पेपर क्लियर, मेरी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि कंटेंट आपको पूरा दिया गया था और आपने मेहनत की है। सेल्फ स्टडी होती है किसी भी एग्जाम को पार करने के लिए। एक टीचर आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, बाकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, किस हिसाब से आप पढ़ाई करते हो, फॉलो किसी को मत कीजिए, खुद का निर्णय लीजिए, खुद को समझिए, प्रश्नों को एनालिसिस कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपका कंटेंट तैयार नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, पूरे हर टॉपिक के इतने एमसीक्यू दे रहा हूँ, फिर भी आप कंटेंट तैयार नहीं, पढ़ना आपको पड़ेगा। पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर मिल जाती है सारी की सारी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ डाली जाती है। ये आपके एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यू है ना इस पाठ्यक्रम के, वो भी पीडीएफ डाली हुई है। इसके अलावा जो अपना ये टेस्ट का आज कर रहे हैं विश्लेषण, इसकी पीडीएफ भी विश्लेषण की हुई यहाँ पर डाली जाती है। तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। वैसे आप सभी 2 की या 3 की इस वीडियो में देखते हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो क्या ले रखे आपके प्राइम ले रखे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भाषा साहित्य से आपका क्वेश्चन है, आधुनिक भाषा साहित्य से। देखो निम्न में से दर ददी सावर व गीता पहली गुगरी नामक गीतों के लेखक कौन है। देखो मोड़ सिंह मैयारिया, सुमेर सिंह शेखावत, भागीरथ सिंह, मोहम्मद सदीक। तो चारों के चारों लेखक मैंने करवाए थे, चारों के चारों मैंने लेखक करवाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं इसी की, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथ सिंह। ठीक है, करवाया था मैंने भागीरथ सिंह, 2 गीत थे इनके। मोड़ सिंह महिरिया की बात करें आपके, तो इन्होंने सूर्यमल, मैंने क्या लिखा था आपको, मैंने बताया था जो आपके सूर्यमल मिश्रण है ना, कौन ना आपके सूर्यमल मिश्रण, मैंने बताया था आपको सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सतसई है, वीर सतसई है, इस वीर सतसई को पूरे करने के लिए, इस वीर सतसई को पूरा करने के लिए, यानी वीर सतसई को पूरी करने के लिए 453 दोहे लिखे थे, 453 दोहे लिखे। ये मैंने आपको बताया, अपनी एमसीक्यू क्लास देख लेना। ठीक है, भाषा एवं साहित्य की एमसीक्यू क्लास आपकी 5वीं क्लास है, उस क्लास में आपके यही टॉपिक करवाया था, क्योंकि हम पहले पाठ्यक्रम का एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर मैंने एक एक लेखक को आपको समझाया था। ठीक है, सुमेर सिंह शेखावत की बात करें तो मैंने ये बताया था इनका जन्म हुआ था आपका सिवड़ी, जन्म कहाँ पर होता है इनका जन्म हुआ था आपका सिरवड़ी सीकर, और मैंने बताया था इतने लेखक पढ़ने के बाद सीकर का एकमात्र आया है। ठीक है, सिवड़ी लेखक के अंदर, और इनकी रचनाएं मैंने बताई थी। रचनाओं की बात करें दोस्तों, मैंने बताया था जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वही मैंने बताई थी। एक तो पूछी जाती है देवलरी कंकाली, देवलरी कंकाली जो बार बार आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, ऑप्शनों के अंदर देखी जाती है। एक पूछी जाती है आपकी रावलेरी राता, रावलेरी राता, ये भी काफ़ी बार आपको ऑप्शन में मिलती है। जो असत्य क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सत्य असत्य, कौन सा लेखक सम्मिलित नहीं है, वहाँ पर काफ़ी बार ये दोनों रचनाएं आती है, और आपके यहाँ सुमेर सिंह शेखावत इनके हैं। मोहम्मद सदीक की बात करें, ये भी एक गीतकार थे, क्या थे आपके गीतकार थे। और इनकी रचनाओं की बात करें दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, गीत की बात करें, इनके गीत की बात करें तो थे आपके जैसे झोंकती जून, झोंकती जून, अंतस्तास, ये अंतस्तास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतनी बार आपके अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम में पूछा है, बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, ये अंतस जो तास है वो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। जो मोहम्मद सदीक इसके लेखक है, कौन है, मोहम्मद सदीक इसके लेखक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से नानूराम संस्कृता के संदर्भ में सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। किन के बारे में पूछा आपके, नानूराम संस्कृता के बारे में पूछा है। ठीक है, इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति चित्रण के साथ लौकिक परिवेश की झलक दिखाई, देखिए आपका इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति चित्रण के साथ लौकिक परिवेश की झलक दिखाई देती है, बिल्कुल सत्य। 10 दोख व
धैर्य रेल इनके प्रमुख कहानी संग्रह। देखो इनके कहानी संग्रह बिल्कुल राइट, ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया, दोनों सत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आपके नानूराम संस्कृता की। तो नानूराम संस्कृता की बात करें दोस्तों सबसे पहले तो इनकी काव्य रचनाओं में आपने सभी देखा कि लौकिक परिवेश की झलक साफ साफ दिखा देती है। रचनाओं की बात करें इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो बार बार पूछी जाती हैं, कौन कौन सी बताई थी मैंने, बताओ भाई कौन कौन सी बताई थी। मैंने बताई थी तो कल्याण, कल्याण जो बार बार पूछी जाती है। इसके साथ मैंने 10 देव बताए थे, 10 देव बताए थे। इन्होंने प्रकृति सैकड़ों के नाम से प्रकृति चित्रण के 100 छंद भी लिखे थे। जो आपके प्रकृति चित्रण के कितने छंद लिखे आपके, 100 छंद। प्रकृति चित्रण के कितने छंद लिखे आपके, 100 छंद लिखे थे, 100 छंद लिखे। याद करना दोस्तों, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। वही कहानियों की बात करें तो आपका धैर्य रेल और 10 खो के अलावा एक और है, एक कौन सी आपकी गयोही, कौन सी आपकी गयोही, ये भी इनकी कहानी है किनकी, नानूराम संस्कृता की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से बैजनाथ पंवार की कहानी संग्रह नहीं है। बैजनाथ पंवार की कहानी संग्रह नहीं है। देखो लाडेसर इनकी कहानी संग्रह बिल्कुल राइट, ठीक है, हमने पढ़ा था। बैजनाथ जो लास्ट की क्लास हुई थी उसमें आराम से आपको पीडीएफ पूरा का पूरा पेज कॉपी करके बताया था, ठीक है। औल खान, औल खान की बात करें ये भी है आपकी। शरणाठो की बात करें, और इधर आपका दे रखा है इनामी भाभी, तो इनामी भाभी भी है। इसके अलावा आपके कहानी संग्रह की बात करें और कौन सी आपकी, नैना ढूंढिया नीर, नैना ढूंढियो नीर, ये भी इनकी कहानी संग्रह। याद करना दोस्तों, दाफी बुआ काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, दाफी बुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपकी एग्जाम पूछ जाती है। तो कौन सी नहीं है आपकी, शरणाठो नहीं है। कौन सी नहीं है इनकी कहानी, शरणाठो नहीं है। फिर शरणाठो किनकी है भाई, बताओ भाई, शरणाठो किनकी है, भरतौला, किनकी है भाई, भरतौला की, भरतौला की। याद करना दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका बैजनाथ पंवार का कहानी संग्रह नहीं है, ठीक है। शरणाठो है, भरतौला की, इसके अलावा आपका एक और है भरतौला की। अन्य कहानी की बात करें, अन्य कहानी की बात करें इनकी तो कौन सी हो जाएगी आपकी, जीवरी रात, जीवरी जात, जीवरी जात इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। कहानी हो जाएगी दो आपकी भरतौला की, कौन सी, एक तो शरणाठो, एक आपको जीवरी रात, सॉरी जीवरी जात, काफ़ी बार पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपना, देखो निम्न में से शंकरदान सामोर की रचना नहीं है। शंकरदान सामोर की रचना नहीं है, तो मैंने बताई थी आपको शंकरदान सामोर के बारे में बात करते हैं। देश दर्पण, मुल्क राम मीठा ठग, बकत रो ब्यारो, रुख सतसई, तो कौन सी नहीं है आपकी, तो राइट आंसर हो जाएगा रुख सतसई। देखो शंकरदान सामोर की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था आपका चूरू जिले के अंदर। जन्म कहाँ पर होता है आपका, चूरू के अंदर, ठीक है। चूरू जिला है अपना, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और चूरू जिले में भी बात करते तो मैंने सुजानगढ़ लिखा था आपको, क्या बताया था मैंने, सुजानगढ़ बताया था मैंने, क्या बताया था आपका, सुजानगढ़। काफ़ी बार पूछा जाता है। और प्रमुख रचनाओं में बात करें इनकी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, देश दर्पण आपके एग्जाम में आती है, मुल्क राम मीठा ठग आती है आपकी, बकत रो ब्यारो आपको पूछी जाती है, क्योंकि इन्होंने विरोध किया था, तीव्र विरोध किया था अंग्रेजों का अपनी रचनाओं के अंदर। अंग्रेजों का विरोध, इंपॉर्टेंट नोट लगा देता हूँ, क्योंकि अंग्रेजों का विरोध किया था इन्होंने अपनी रचनाओं में, अंग्रेजों का विरोध। और जिसके कारण काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है किस कवि की रचनाएं आपके अंग्रेजों का विरोध करती है, तो कौन सी रचना के अंदर, तो देश दर्पण भी आता है, मुल्क राम मीठा ठग भी आता है, भगत रो ब्यारो भी आता है। इसके साथ साथ जो बार बार पूछी जाती है जैसे आपकी शक्ति सुजस, अन्य रचनाओं की बात करें जो बार बार एग्जाम पूछी जाती है, अन्य रचनाएं, तो इनकी बात करें दोस्तों जैसे बार बार पूछ जाती है आपकी जो जैसे आपकी शक्ति सुजस, ये भी आपका विरोध के अंदर जान जाती है, ठीक है। आपके साकेत शतरक, साकेत शतरक पूछी जाती है, शतरक। और कौन सी बताई थी भाई, मैंने कौन सी बताई थी आपको, बताओ, भागीरथी महिमा, कौन सी, भागीरथी महिमा। वहीं आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन रुख सतसई है। ये रचना किनकी है, ये रचना किनकी है, तो ये भी हमने पढ़ी थी, किनकी पढ़ी थी हमने, लक्ष्मण दान कविया की, लक्ष्मण दान कविया की, तो कविया की रचना पढ़ी थी। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रुख सतसई। और यहाँ पर पूछे कि सतसई किनकी है, तो सतसई पूछे आपको एग्जाम में आ जाएगी, सतसई किनकी है, तो वो बिहारी की है, इसकी है आपकी
बिहारी की, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो, निम्न में से राजस्थानी भाषा की पहली कहानी विश्रांत प्रवास के लेखक कौन है? पहली कहानी आपकी राजस्थानी भाषा की के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दे रखे आपके नानूराम संस्कृता, तो हम फट चुके हैं, ये तो नहीं है। ठीक है, शिवचंद आपके भरतिया, आपके शिवचंद भी आ सकता है या शिवचंद भरतिया भी आ सकता है, शिवचंद भरतिया। चंद्र सिंह बिरकाली, समनेश जोशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिवचंद भरतिया। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? शिवचंद भरतिया। इन्होंने शिवचंद भरतिया ने आपके मारवाड़ी समाज की कुरीतियों तथा दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण किया है। इन्होंने क्या किया? आपके जो आपके मारवाड़ी समाज की कुरीतियाँ, मारवाड़ी समाज की कुरीतियों तथा दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण किया है, यथार्थ चित्रण किया है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ी सामाजिक कुरीतियों और दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण किसने किया? तो शिवचंद भरतिया, आपको नाम काफी बार देखने को मिलता है। इनकी पहली रचना थी आपकी, जो पहली कहानी थी आपकी राजस्थानी भाषा में, कौन थी? आपकी विश्रांत प्रवास। कौन सी थी आपकी? विश्रांत प्रवासी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाटक भी पूछे जाते हैं, इनके नाटक बार बार पूछे जाते हैं। जैसे नाटक पूछ लिए जाते हैं आपके, बार बार एग्जाम में आते हैं। जैसे नाटकों की बात करें जैसे, तो जैसे आपका केसर विलास, मुझे याद आ रहा है वो बता देता हूँ मैं आपको। केसर विलास है, ठीक है। फाटका जंजाल है आपका, फाटका जंजाल, ये भी आपका बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी बुढ़ापा की सगाई जो इम्पोर्टेंट है, कौन सी? बुढ़ापा की सगाई। ये इतनी बार आया आपके क्वेश्चन, यदि आप प्रयोग से क्वेश्चन देखते हो ना, अधीनस्थ बोर्ड ने इतनी बार पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, बुढ़ापा की सगाई किसकी रचना है? तो शिवचंद भरतिया की रचना है। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र सिंह बिरकाली की बात करें दोस्तों, तो इनकी रचना भी बार बार पूछी जाती है। इनकी एक रचना जो बार बार पूछी जाती है, कौन सी? आपकी बादली। बादली रचना है जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना भी है। इनकी क्या? आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना, जो इतनी बार रिपीट हुई आपके एग्जामों में, बहुत बार। ठीक है, चंद्र सिंह बिरकाली की याद करना। समनेश जोशी की बात करें दोस्तों, समनेश जोशी भी एक रचना है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। उस रचना का क्या नाम है आपका? समनेन नहीं, और सत्येंद्र जोशी है, सत्येंद्र जोशी था, उनकी रचना पूछी जाती है। समनेन की नहीं, सत्येंद्र जोशी की। ठीक है, सत्येंद्र जोशी की जो उपन्यास है वो बार बार पूछा जाता है। क्या था उस उपन्यास का नाम? उपन्यास का नाम था आपका कंवल पूजा, कंवल पूजा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यह आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन आगे। देखो, 3 मार्च को राजस्थान सरकार के उपक्रम राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL के ने राज्य में विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु किसके साथ एमओयू किया है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंगरौली कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड। तो किसके साथ क्या ये समझौता? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये मैंने आपको आसानी से करवाया था। इसी एमओयू के साथ मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर आपकी बात करें, आपके राजस्थान के अंदर, तो मैंने क्या बताया था, अपना राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर आपके 1500 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। कितनी? 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। इसी एमओयू में ये समझौता हुआ था। ठीक है, और आपका जो राजस्थान जो राज्य विद्युत उत्पादन निगम है द्वारा भूमि चिन्हित की गई है। परियोजना का लागत है, ये बात करें आपकी इस परियोजना की जो लागत है, परियोजना की लागत मैंने कितनी बताई थी आपको? 6000 करोड़, 6000 करोड़। ठीक है, और एक 1600 मेगावाट का मैंने बताया था, साथ ही याद कर लेना कि 1600 मेगावाट का जो बात करें थर्मल आधारित परियोजना तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? आपके थर्मल आधारित परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तेलंगाना के अंदर स्थापित की जाएगी। कौन से राज्य में? तेलंगाना के अंदर स्थापित की जाएगी। और यहाँ से 800 मेगावाट के बिजली उत्पादन मिलेगी, यानी कि 800 किसको मिलेगी? 800 मेगावाट राजस्थान को मिलेगी। याद करना, सीधा पूछा जाएगा कि 800 मेगावाट किसको मिलेगी? अपने राजस्थान को मिलेगी। याद रखना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। निम्नलिखितों पर विचार करते हैं। इन खेलों में राजस्थान कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर आपके? चौथे स्थान पर रहा, बिल्कुल सत्य है। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक शूटिंग में जीते? नहीं, सर्वाधिक पदक शूटिंग में नहीं जीते। उपरोक्त में से कौन से या कथन सत्य है? तो केवल एक सत्य था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मैंने क्या बताया था। देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में मैंने ये बताया था कि सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आयोजन कब होता है इसका। आयोजन कब होता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आयोजन मैंने कब बताया था? मैंने बताया था 20 से 27 मार्च को। 20 से 27 मार्च आयोजन कब हुआ था आपका? 20 से 27 मार्च आयोजन हुआ था। ठीक है, याद करना दोस्तों। और कौन सा संस्करण था आपका? दूसरा संस्करण। संस्करण पूछे तो कौन सा संस्करण था आपका? दूसरा संस्करण था। सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। ठीक है, वही बात करें आपके दूसरा संस्करण था। और कहाँ आयोजित हुए? आयोजित कहाँ हुए? कहाँ हुए? तो ये होते हैं आपके नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर होते हैं दोस्त? नई दिल्ली के अंदर। याद करो दोबारा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपके खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ। कब हुआ आपका? 20 से 27 मार्च के बीच हुआ। कौन सा संस्करण था आपका? दूसरा संस्करण था। ठीक है, इसमें कुल खेल कितने सम्मिलित थे? कुल खेल पूछे तो कितने खेल सम्मिलित थे आपके? 6 खेल सम्मिलित थे। ठीक है, 6 खेल सम्मिलित थे। वही राजस्थान की बात करें अपना, राजस्थान की बात करें, कुल कितने पदक जीते राजस्थान ने? 64 पदक जीते। कुल कितने? 64 पदक जीते। इन 64 में भी ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण कितने जीते। तो स्वर्ण की बात करें तो कितने जीते भाई आपके? 22। स्वर्ण कितने जीते आपके? 22 जीते। रजत कितने जीते आपके? रजत की बात करें तो 14 जीते। कांस्य कितने जीते आपके? कांस्य की बात करें तो आपके 16 जीते। ठीक है दोस्तों, 16 जीते ना आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। और यही बात करें इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक शूटिंग में जीते। सर्वाधिक पदक किसमें जीते आपके राजस्थान ने? बताओ। तो राजस्थान ने सर्वाधिक पदक है वो 46 पदक जीते थे आपके एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में कितने पदक जीते आपके? सर्वाधिक। कितने पदक जीते टोटल? सर्वाधिक की बात करें तो 46 पदक। याद कर लेना। और इन 46 में ये भी पूछ लिया जाता है स्वर्ण कितने जीते। तो इन 46 में स्वर्ण जीते आपके 16। स्वर्ण कितने जीते आपके? 16। 14 रजत जीते। ठीक है, और आपका 16 कांस्य जीते। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी। देखो रजत ऊपर वाला याद हो गया मुझे। स्वर्ण 22 थे, कांस्य रजत 18 थे। इसमें 18 करना दोस्तों। और वही बात करें कांस्य कितने थे आपके? 24। कांस्य कितने थे आपके? 24। इनको सुधार कर लेना, मुझे सर्वाधिक वाले याद हो गए। तो यहाँ पर पूछा गया था कि हमें खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक शूटिंग में जीते? नहीं, एथलेटिक्स में जीते थे। कुल कितने? 46 पदक, 16 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 16 कांस्य पदक। ठीक, कांस्य लिख लेना, इनको सही लिखो याद। कांस्य पदक जीते। ठीक है, और आपके 6 खेल थे, इनमें राजस्थान ने कुल टोटल 64 पदक जीते, जिसमें 22 तो थे आपके स्वर्ण, रजत थे आपके 18। ठीक है, और कांस्य कितने थे आपके? 24। ठीक है, ये याद करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया था। देखो क्या दे रखा आपका, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 3500 करोड़ रुपए का माह कोष का गठन किया गया। क्या कि नहीं किया गया? तो किया गया, तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इस योजना के अंतर्गत परिवार 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराएगी, बिल्कुल करवाएगी। ये भी आपका है। ठीक है, और जो मरीज होगा ना आपका, मरीज या आपका बता देते हैं आपके जो भी पात्र है, वो 5 दिन पहले वह 15 दिवस बाद तक, 15 दिवस पश्चात तक खर्चा शामिल है। इसमें खर्चा शामिल है। 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ जनों को इस योजना को निःशुल्क श्रेणी में रखा गया, बिल्कुल राइट। सत्य कथन की बात करें तो A, B, C राइट आंसर हो जाएगा। वही आपका इसकी प्रीमियम राशि पूछिए, प्रीमियम राशि पूछिए तो 850 रुपये। कितनी थी? 850 रुपये। देखो कल भी कर चुके हम, जन कल्याणकारी योजना में इस योजना को दोबारा कर चुके, फ्लेक्सिब योजना में इस योजना को पढ़ा, और आज इस योजना को फिर से पढ़ रहे हैं। तो कितनी बार रिविजन हो चुका है आपका? 4 बार रिविजन हो चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? A, B, C राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। देखो 19 से 21 मार्च तक स्टार्टअप, इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए थार परिस्थिति तंत्र में परिवर्तन थ्राइव 2025 के विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? IIT जोधपुर, MNIT जयपुर, काजरी जोधपुर, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। तो नौ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
साथ ही मैंने ये बताया था कि इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, जो आपके स्थिरता, ऊर्जा और पर्यावरण विज्ञान में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना। उद्देश्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है आपका? 8 मार्च को। कब आता है आपका? 8 मार्च को। वुमेन ऑफ जिंक अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको। वेदांता फाउंडेशन द्वारा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, अंडानी जिंक लिमिटेड द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चलाया गया था। कौन सा? वुमेन ऑफ जिंक अभियान। इसके तहत क्या था प्रावधान? तो इस अभियान क्यों चलाया गया था? वुमेन ऑफ जिंक अभियान। तो ये चलाया गया था जो महिलाएं हैं आपकी, महिलाएं हैं, इन महिलाओं की बात करें, जो महिलाएं आपके, जो बात करें आपके, जो मेटल, ठीक है, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाओं के लिए रोजगार अवसर, महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों एवं लैंगिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। ठीक, कौन सा अभियान आपका? वुमेन ऑफ जिंक अभियान। किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर यह अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य सरकार का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फोरम कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? जोधपुर, पाली, बीकानेर, जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा पाली के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 क्या आपका? देखो, मनोविज्ञान संबंधित क्वेश्चन आ गया आपका। एक 25 वर्षीय लड़का जिसका IQ 64 है, इसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? IQ बराबर क्या होता है आपका? IQ बराबर होता है आपका मानसिक आयु बताओ अपॉन कालाक्रमिक आयु, जैसे C × 100। ये होता है ना आपका। तो यहाँ पर देखो IQ दे रखा है हमें, IQ कितना दे रखा है हमें? IQ दे रखा है हमें 64। ठीक है, कालाक्रमिक आयु की बात करें, CA कितना दे रखा है हमें? 25 वर्ष। और हमें MA याद करना है, यानी मानसिक आयु याद करनी है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 64 बराबर MA में याद करना था, CA में 25 दे रखा है × 100। तो 25 चौका 100 और 4 का भाग देंगे तो 4 × 4 और 6 चौका 24, 16। तो मानसिक आयु कितनी हो जाएगी आपकी? मानसिक आयु कितनी हो जाएगी आपकी? 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? सृजनशील बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, सृजनशील बालक की बात करते हैं तो सृजनशील बालक हमेशा विचारों में मौलिकता रखता है। विचारों में क्या रखता है? मौलिकता रखता है, बिल्कुल। स्वायत्ता रखता है आपका, बिल्कुल। संवेदनशीलता भी रखता है, बिल्कुल। दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता नहीं करता है, दूसरों के विचारों को क्या करता है? वो स्वीकार करता है। जैसे आपका सृजनशील बालक है, उसको जो भी कुछ बताओगे आप तो वो आराम से सुनेगा, ठीक है, उस कार्य को पूरा करेगा, ठीक है, अस्वीकार्यता नहीं होगी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया? बुद्धि मापन के लिए जो बुद्धि लब्धि शब्द है, इसका सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने, गिलफोर्ड ने, वेस्लर ने या स्पेयरमैन ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टर्न ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। देखो, स्टर्ने की बात करें तो स्टर्ने सबसे पहले आपकी 1912 के अंदर, कब? 1912 ईस्वी के अंदर आपके IQ शब्द का प्रयोग किया था। किसका? IQ शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ साथ इन्होंने सूत्र दिया। सूत्र की बात करें, सूत्र जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, सूत्र कौन सा आपका? IQ निकालने का सूत्र इन्होंने दिया था आपका MA/CA × 100। ये सूत्र भी किसने दिया था? आपका स्टर्न ने दिया था, ठीक है, याद रखना दोस्तों। भैया गिलफोर्ड की बात करें, गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 आयामों में बांटा था। गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 आयामों में बांटा था, बुद्धि को 3 आयामों में बांटा। कौन कौन से थे 3 आयाम? जैसे बात करें मैं आपका, एक तो था आपका ऑपरेशंस,
दूसरा था आपका कंटेंट, तीसरा था आपका प्रोडक्ट। ये तीन आयाम किसने बांटे थे आपके, गिलफोर्ड ने बांटे थे और काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। वेस्लर की बात करें, वेस्लर ने आपके, वेस्लर का भी इंपॉर्टेंट है। वेस्लर ने क्या बताया था, देखो दोस्तों वेस्लर की बात करते हैं, सबसे पहले वेस्लर को समझते हैं यहाँ पर। तो वेस्लर ने बात करें, इन्होंने बुद्धि का अर्थ बताया था। बुद्धि का अर्थ क्या बताया था इन्होंने, इनकी परिभाषा बार बार पूछी जाती है। बुद्धि का अर्थ बताया था व्यक्ति की समग्र और उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता, क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ये परिभाषा काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं इसको। वही स्मेलमैन के सिद्धांत पूछे जाते हैं वैसे तो आपके, ठीक है। जो फैक्टर है आपके तकनीक के प्रमुख वैज्ञानिक थे आपके सांख्यिकी, जी फैक्टर और एस फैक्टर बताए थे, जी व एस फैक्टर। किसने बताया था आपके, स्पेयरमैन ने बताए थे, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन भी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपकी बात करें तो कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का भारतीय अनुशीलन तैयार किया? MC जोशी, SK कुलश्रेष्ठ, SM मोहसिन, S जलोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का, राइट आंसर हो जाएगा आपका SK कुलश्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वही आपका SK जलोटा का पूछा जाता है आपका नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट के बारे में। नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट विकसित किसने किया था, आपके SK जलोटा ने किया था, काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साविगिक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? सेवकों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्ति करने की योग्यता बिल्कुल है, ठीक है। बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण करने की योग्यता आपकी साविगिक बुद्धि की नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। अपने और दूसरों के संवेगों को समझना, बिल्कुल। दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरीके से विभेदीकरण करना, यह भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो, बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कणा में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। परिभाषा किसने दी थी? निसेर एवं सहयोगी, रॉबिन्सन ने, वेस्लर ने या बोरिंग ने। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निसेर एवं सहयोगी ने। इन तीनों की परिभाषा भी बार बार पूछी जाती है भाई, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछ ली जाती है आपकी और पूछी भी जा चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्लर की अभी हम कर चुके हैं, पीछे एक क्वेश्चन आया था, कौन सा, IQ वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। IQ शब्द कब दिया था, तब आपके वेस्लर की परिभाषा मैंने बता दी। बोरिंग की परिभाषा बार बार पूछी जाती है। बोरिंग जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है, जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है, यह परिभाषा किसने दी थी आपकी? बोरिंग ने दी थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं, यानी गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आपके बुद्धि सिद्धांत दिया था, तो इसमें संबंधित नहीं है। संक्रिया, लाभ, विषय वस्तु या उत्पाद, मैंने अभी बताए थे, 3 बताए थे मैंने, ठीक है। 3 आयाम बताए थे मैंने। अभी देखो पीछे क्वेश्चन में क्या है, हमने 3 आयाम। ऑपरेशन बताया था मैंने, ठीक है, संक्रिया है, ठीक है। प्रोडक्ट बताया था मैंने, उत्पाद भी है। कंटेंट बताया था मैंने, विषय वस्तु भी है, लेकिन लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी पीछे क्वेश्चन क्या हमने पूरा विश्लेषण कर दिया, वापस दोबारा आ गया। देखो क्वेश्चन पूछ भी लिएगा ना यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। बुद्धि के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असंगत युग्म है? यहाँ से सिद्धांत आपके बार बार पूछ ले जाते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट है। असंगत युग्म की बात करें, देखो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत की बात करें तो लुई थर्स्टन का सिद्धांत है, बिल्कुल राइट है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो एप कारक है वो जी कारक दिए थे आपके स्पेयरमैन ने, ये भी बिल्कुल सही है। बुद्धि का 5 मॉडल आपके गार्डनर ने नहीं दिया था, गार्डनर का था आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत स्टर्नबर्ग का था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके बुद्धि की 5 सिद्धांत की बात करें तो ये इसका विकास होता है आपका 1994 में ये सिद्धांत आया था,
ठीक है। और किसी ने दिया का आपका जेपी दास थे, तो आपके कौन थे आपके जेपी दास। इसके अलावा आपके जेक नालगिरी, जेक नागलिरी, नागलिरी, इनके अलावा तथा किर्बी, इन्होंने मिलकर एक मॉडल तैयार किया था जिसका नाम क्या था आपका पास मॉडल था। ठीक है, पास मॉडल नाम था, याद करने लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों में बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी में की संख्या दी है। नीचे इन श्रेणियों को 4 अनुक्रम में दिए गए, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी आती है आपकी जड़ बुद्धि आती है। तो यहाँ पर देखो जड़ बुद्धि इसमें श्रेष्ठ है तो गलत हो जाएगा, मंद बुद्धि है तो गलत हो जाएगा। फिर मंद बुद्धि आती है, इसमें श्रेष्ठ आ गई तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है। व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है, देखो भाटिया बैटरी परीक्षण, ये आपका कैसा आपका अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, पोर्टियस भूलभुया परीक्षण, तो ये भी कैसा आपका अशाब्दिक परीक्षण है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये कैसा आपका शाब्दिक परीक्षण, कैसा आपका शाब्दिक परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिंटर पेटरसन क्रियात्मक परीक्षण, ये भी कैसा आपका अशाब्दिक परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना दोस्तों, पूछ ले जाते हैं सिद्धांत, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों सिद्धांत आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जी कारकों की विशेषता नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पेयरमैन ने। किसने दिया था, आपके स्पेयरमैन ने। स्पेयरमैन ने आपके जीव कारक सिद्धांत दिया था। तो जी कारकों की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है भाई आपकी, ये सार्वभौमिक व जन्मजात क्षमता है। सार्वभौमिक व जन्मजात क्षमता है, तो बिल्कुल है, ये तो है। सामान्य बुद्धि क्षमता भी है, ये सीखे जाते हैं इसलिए पर्यावरण में इन्हें अधिग्रहित किया जाता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये विशेषता आपके जी कारक की नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है। बुद्धि में एक पदानुक्रमिक क्रम से 7 बुद्धि शामिल है। बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसे उन्होंने जी कारक के रूप में चिन्हित किया। बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का आपका सभी को पता है सिद्धांत कौन सा था आपका, सिद्धांत की बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत काफ़ी बार पूछा जाता है और आपकी बुद्धि के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही है। हार्वर्ड गार्डनर की सारी बुद्धियाँ याद होनी चाहिए। कितनी बुद्धि बताई थी इन्होंने, 9 बुद्धि बताई थी, 9 बुद्धि बताई थी इन्होंने, याद कर लेना, काफ़ी बार पूछा जाता है। और इनकी ये पुस्तक है जिनका नाम भी पूछ लिया जाता है, बुक का नाम पूछ लिया जाता है। इनकी बुक का क्या नाम है आपका, देखो आपका फार्मर्स ऑफ माइंड, ऑफ माइंड। ठीक है, 1983 में लिखी थी ये पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी बीटा टेस्ट, एस जलोटा का बुद्धि परीक्षण, MC जोशी का बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्मी बीटा टेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 की बात करते हैं दोस्तों। बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता उपयुक्त परिभाषा किसने देती है। बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी, स्पेरमैन ने, स्टर्न ने, वेस्लर ने, बिने ने। तो देखो वेस्लर की परिभाषा हम जान चुके हैं आपकी, ठीक है। इस बिने की परिभाषा हम समझ चुके हैं आपके स्टर्न, ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम IQ शब्द दिया था। सर्वप्रथम कौन सा शब्द दिया था आपका, IQ शब्द दिया था। कब दिया था, 1912 के अंदर, ठीक है। कौन सा सूत्र दिया था इन्होंने, सूत्र दिया था IQ बराबर क्या होता है आपका, MA/CA × 100। IQ निकालने का फॉर्मूला भी किसने दिया था, आपके स्टर्न ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 की बात करें, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्धि लिंग भेद करती है, बुद्धि क्या करती है आपकी, लिंग भेद करती है, ये बिल्कुल सही है। बुद्धि में परिमार्जन व परिवर्तन असंभव है, देखो संभव है, परिमार्जन और परिवर्तन क्या आपके संभव है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि केवल ज्ञान व स्मृति नहीं है, बिल्कुल सत्य है।
यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है। बुद्धि व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है। आपका व्यवहार कैसा है उस हिसाब से भी आपकी बुद्धि को मापा जा सकता है या आंकी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 की बात करते हैं। जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक विशेषताओं की संक्रिया विमा का भाग नहीं है। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। मूल्यांकन, दृष्टि, संज्ञान, स्मृति, धारणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दृष्टि नहीं है, बाकी आपके तीनों शब्द है। ठीक है, कौन सा? मूल्यांकन भी है, संज्ञान भी है, स्मृति, धारणा भी है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सत्य कोट का चयन कीजिए। सूची पृष्ठ में देखो सिद्धांत दे रही है। समूह कारक सिद्धांत किनका था? समूह कारक सिद्धांत किनका था भाई आपका? बताओ 28 के अंदर कमेंट में बताओ राइट आंसर। लुई थर्सन का था। किसका था? लुई थर्सन का था। तो पहला देखो तो इन दोनों में दे रखा है, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। स्पेलिंग सिद्धांत किनका था आपका? थॉमसन का था। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन का था। बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक का था। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ये सिद्धांत वाले याद कर लेना। बुद्धि के सारे सिद्धांत आपको याद होने चाहिए। 29 की बात करते हैं। देखो, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए किया जाता है? 11 वर्ष से 16 वर्ष के लिए, 5 वर्ष से 10 वर्ष के लिए, 12 वर्ष से 15 वर्ष के लिए, 10 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11 वर्ष से 16 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। संवेगात्मक बुद्धि योग्यता मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्लोवी या मेयर, डेनियल गोलमैन या बेन पाल्मर या र्यूबेन बार। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लोवी मेयर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 की बात करते हैं। देखो, निम्न में से वह बालक जिनका निष्पादन मानक के ऊपर अथवा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उनके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़े। मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, बाल अपराध बालक, विशिष्ट बालक। देखो क्या दे रखा है हमें? बालक जिनका निष्पादन मानक के ऊपर अथवा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उनके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। तो विशेष शिक्षा की आवश्यकता किसको पड़ती है? मंदबुद्धि बालक को। प्रतिभाशाली को तो वैसे नहीं पड़ती, अपराध को भी नहीं पड़ती। तो किनको पड़ती है? आपकी विशिष्ट बालक को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निष्पादन मानक से ऊपर है तो विशिष्ट बालक ही हो गया ना। मंदबुद्धि तो आपका मानक के नीचे होता ना, तब होता आपका मंदबुद्धि बालक, तो जड़ बुद्धि हो जाता फिर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32। जब विद्यालय कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है एवं जिसकी अभिरुचि व अभिवृत्ति विस्तृत है, वह है आशा से कम सफलता पाने वाला। आशा से कम सफलता पाने वाला। प्रतिभाशाली का बालक समस्यात्मक बालक नहीं हो सकता, पिछड़ा बालक नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछता है, कई प्रश्न पूछता है, तो प्रतिभाशाली बालक ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है। तो बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है? वंशानुक्रम संबंधी कारण। तो वंशानुक्रम संबंधी कारण बाल अपराध का कारण है, ये तो है। ठीक है। माता पिता से अनबन भी बाल अपराध हो जाता है। माता पिता रोज लड़ाई वगैरह करते हैं, जैसा कि आप जब साइकोलॉजी क्लास लेते हो तब टीचर वगैरह समझाते हैं, तो उनके भी प्रभाव किस पड़ता है? बच्चे पे पड़ता है। तो ये भी है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार है, ये आपका बाल अपराध का कारण नहीं है। 33 का राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3। धार्मिक व एवं यौन शिक्षा का अभाव भी आपका बाल अपराध का कारण है। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। निम्न में से बाल अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है। निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है। पुनर्वास विधि, उचित शिक्षा, अभिभावकों का स्नेह, उपरोक्त में से कौन नहीं? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 34 का। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पुनर्वास विधि। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण की उपस्थिति संभावना तुलनात्मक रूप से कम होती है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभिसारी चिंतन की तुलनात्मक रूप से कम है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा सृजनात्मक बालक में इनमें से कौन से गुण की उपस्थिति की संभावना तुलनात्मक रूप से कम है? तो अभिसारी चिंतन की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 36 की बात करते हैं। देखो, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ बालक है, ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है, यानी कि MA उसका बिल्कुल डाउन है। कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना।
तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ऑप्शन नंबर ए की, कि मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है उसको कार्यों को मूर्त रूप से समझाना पड़ेगा। विद्यार्थियों को लक्षण प्रोत्साहन कैसे करेंगे, प्रोत्साहन नहीं कर सकते मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक को। संविधान के लिए अवसर, या वो पहले मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो वो संविधान के खुद फल लेगा क्या, नहीं फटेगा। ठीक है, सहायता के लिए बाहर की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उनको समझाना ही होगा, उनको मूर्त रूप से समझाना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 की बात करते हैं। राजस्थान में जनजातीय विकास हेतु इनमें से कौन सा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित है। ये हमने आपका राजस्थान की जनजातियाँ पढ़ी थी, वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। माडा समुदाय कार्यक्रम, शहरी समग्र विकास कार्यक्रम, एकलव्य योजना, रुक बहला कार्यक्रम। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, शहरी समग्र विकास कार्यक्रम। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। शहरी विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। शुरुआत हुई थी आपकी 1977-78 में। कब भी, 1977-78 में। क्षेत्र कौन सा आपका, 12 जिला। क्षेत्र पूछिए तो कौन सा जिला आपका, 12 जिला। और 12 में आप सभी को पता है शहरी जनजाति कहाँ पर होती है आपकी, ये तो शाहबाद भूमि, शाहबाद व किशनगंज तहसील, किशनगंज तहसील। यहाँ पर दोनों पर कौन सी जनजाति पाई जाती है आपकी, शहरी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उद्देश्य है शहरी जनजाति का समग्र विकास करना। संचालन किसके द्वारा किया जाता है आपका, राज्य सरकार द्वारा। वही बात करें आपके जो माडा समुदाय कार्यक्रम है, माडा समुदाय कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, काफ़ी बार एग्जाम में डेट पूछी गई है भाई इसकी, कब हुआ था आपका, 1978-79, 1978-79। ठीक है, याद कर लेना। केंद्र सरकार की योजना। एकलव्य योजना कब शुरू हुई थी आपकी, एकलव्य योजना की बात करें आपकी, एकलव्य योजना कहाँ पर चलाई गई थी आपकी, उदयपुर के अंदर। कौन से जिले के अंदर आपकी, उदयपुर के अंदर। रुक बाहला कार्यक्रम कब आया था आपका, रुक बाहला कार्यक्रम 1986 के अंदर चलाया गया था। कब, 1986 के अंदर चलाया गया था, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12 जिले में शहरी विकास कार्यक्रम संचालित है। तो अभी बताया मैंने, देखो अभी बताया ना कौन सा क्षेत्र, ये देखो। ठीक है, आगे ना क्वेश्चन, यदि जिसको ये क्वेश्चन याद था 37वां क्वेश्चन सही है, उसका ये आपका 38वां क्वेश्चन भी सही है। तो किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, 0.5, 5.5, 1.5 या 3.5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर 4, 3.5। देखो मैंने जब आपके एमसीक्यू करवाए थे, जनजातियों के एमसीक्यू करवाए थे, तो पहला क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि आपकी जनगणना 2011 की बात करें, जनगणना 2011 की बात करें तो यहाँ पे ये तो डेट याद करना। डेट कौन सी, कि राजस्थान में पहली, यानी भारत की बात करें आपकी, पहली जातीय आधारित जनगणना, पहली जातीय आधारित जनगणना, मैंने बताया थी, ये लाइन लिखी थी वहाँ पर शायद, आधारित जनगणना। तो ये हुई थी आपकी 1 नवंबर 2011 को। कब जारी हुई थी आपकी, 1 नवंबर 2011 को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान की बात करें तो जनजातियों की बात करें, राजस्थान में किन की बात करें हम, जनजातियों की बात करें। तो जनजातियों की बात करें तो जनजातियों की कितनी संख्या थी, संख्या पूछे तो कितनी थी टोटल, 92.38 लाख। कितनी थी, 92.38 लाख थी। प्रतिशत पूछे तो कितनी परसेंट होगी आपकी, 13.5%। ठीक है, यानी कुल जनसंख्या का 13.5% क्या है आपकी जनजातीय जनसंख्या है राजस्थान के अंदर। वही बात करें, यहीं पर मैंने बताया था कि शहरी, इनमें से 92 जो आपके 38 लाख है, इनमें से शहरी और ग्रामीण। तो शहरी की बात करें, शहर में कितनी रहती है आपकी 3.2%। और ग्रामीण की बात करें तो 13 में से 3.2 निकाल दो, कितनी बची हुई आपकी, ऐसे मत निकाल देना। तो शहरी के अंदर 3.2% निवास करती है, ग्रामीण के अंदर आपकी 16.9% निवास करती है। याद करना दोस्तों, ठीक है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। देखो यहाँ पर शहरी पूछा है, नगरीय क्षेत्र पूछा है तो 3.2 यानी कि 3.5 दे रखा है ऑप्शन में, और यहाँ पर ग्रामीण आए तो 16.9 याद करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कार्यक्रम या संचालित वर्ष में असुन्नति की बात करें। देखो बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम आपका 1979 में चला था। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चला, 1978-79 में, बिल्कुल सत्य है ये भी आपका। देखो शहरी विकास कार्यक्रम अभी बताया मैंने, अभी बताया, देखो आ गया ना क्वेश्चन, ये रहा आपका 1977-78। देखो 2 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आ रहा था तो 2 क्वेश्चन ऐसे बने, तभी मैंने आपको समझाया था, आज मैं समझा रहा हूँ, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो आ गया ना, देखो एक क्वेश्चन आपको ये याद है तो आपके 3 क्वेश्चन सही है यहाँ पर। तो कब आया था आपका 1977-78, 1977-78।
12 जिले के अंदर चलाई गई थी। कौन से जिले में? 12 जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना 2024, इसकी पूरी डेट याद कर लेना भाई। किसकी? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना 2 अक्टूबर को चलाई गई थी, 2 अक्टूबर 2024 को। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत आपका बजट था आपका 2024-25 में घोषणा हुई थी, याद कर लेना। इस योजना का तो पूरा याद कर लेना। वहीं बात करें आपके राजस्थान की, बात करें इस योजना के बारे में, तो राजस्थान के 40 जिलों में, 40 जिलों के 208 ब्लॉकों में, 208 ब्लॉकों के 6019 गांव लाभान्वित होंगे। गांव 6019 गांव लाभान्वित होंगे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान कितने गांव लाभान्वित होंगे? 6019 गांव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2024 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 41। देखो, आदिवासी समुदाय में केलड़ी, कटौती, चाटू आदि है दैनिक उपयोग में लेने वाले बर्तन। सामाजिक संगठन, जन्म मृत्यु संबंधी संस्कार, विवाह के प्रकार। तो 41 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दैनिक उपयोग में लेने वाले बर्तन है केलड़ी, कटौती, चाटू आदि। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विभिन्न जनजातियों के निवास क्षेत्र में कौन सा सत्य नहीं है? निवास क्षेत्र पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, हर जाति का पूछा जाता है। डामोर जनजाति मुख्यतः पूरी राजस्थान में निवास करती है। डामोर जनजाति मुख्यतः पूरे निवास करती है, बिल्कुल गलत, ठीक है। भील और मीणा करीब करीब राज्य के सभी जिलों में निवास करती है, बिल्कुल राइट। और आपकी बात करें सर्वाधिक है आपके 1 नंबर पर मीणा है, सर्वाधिक की बात करें, और भील है 2 नंबर पर, ठीक है। ग्रासिया प्रमुखतः सिरोही जिले के आबू पिंडवाड़ा तहसील तक सीमित है, बिल्कुल राइट। सांसी समुदाय भरतपुर जिले में सीमित है, खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं, बिल्कुल राइट। सांसी में एक प्रथा पूछी जाती है, कोकड़ी प्रथा, कोकड़ी प्रथा जो बार बार आपके एग्जाम में आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है। देखो, डामोर जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सर्वाधिक की बात करें तो बार बार पूछा जाता है, डामोर जनजाति के बारे में पूछा जाता है, सर्वाधिक। डामोर जनजाति की बात करें हम, तो डामोर जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है? तो सर्वाधिक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, सिमलवाड़ा तहसील है। कौन सी तहसील? सिमलवाड़ा तहसील, सिमलवाड़ा तहसील। और ये कहाँ पर पड़ती है आपकी? डूंगरपुर जिले के अंदर। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 90 क्वेश्चन करने हैं हमें, इसलिए थोड़ा सी राइटिंग हो सकता है, ऐसी राइटिंग नहीं है अपनी, और पहले लिखने में थोड़ी होती है, फास्ट जब लिखते हैं ना तब। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सिमलवाड़ा तहसील में रहती है, डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। गाँव की इकाई इनकी फल्ला कहलाती है, बार बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। 43 की बात करते हैं, तो भील समुदाय के संदर्भ में असम्मिलित युगम की छांटी। भील समुदाय है उनके संदर्भ में असम्मिलित युगम के में छांटना है, ठीक है। 43 पालजिया कमेटी पंचायत का मुखिया, मैंने आराम से करवाया था, एक एक क्वेश्चन आपको समझाया था। पाल 8-10 मकानों का समूह है, बिल्कुल गलत, ठीक है। यानी जो पाल है वो क्या कहलाता है आपका? झुग्गियों का समूह कहलाता है। वैसे पाल क्या कहलाता है आपका? बड़ा गांव कहलाता है। बिलों का बड़ा गांव होता है ना, वो क्या कहलाता है आपका? पाल कहलाता है, यानी 8-10 मकानों का समूह नहीं। दापा वधुमूल्य है, जाड़िया पुरुषों को सापा के ऊपर पहने जाने वाली रंगीन पट्टी, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। 8-10 मकानों का समूह नहीं, बड़ा गाँव, ठीक है। जहाँ पर बात करें अनेक फला समूह है। 44 की बात करते हैं, कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ पर आपके? सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। मीणा आपका इसको पूछते हैं, मीणा जनजाति, जीर्ण माता। और कहाँ पर आपका जीर्ण माता का मंदिर? आपके रेवासा सीकर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वांग्या माता आपके जैसलमेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। राजस्थान की जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वो करते भाई विचार। सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात डूंगरपुर में दर्ज किया गया, तो बताओ भाई सही है क्या? सर्वाधिक जो जनजातीय लिंगानुपात है वो कहाँ पर? डूंगरपुर में दर्ज किया गया, बिल्कुल राइट है। कितना था लिंगानुपात डूंगरपुर के अंदर? 1000। और वैसे पूछे आपकी जनजातियों का लिंगानुपात पूछिए, जनजातीय लिंगानुपात मैंने बताया था आपको, कितना बताया था भाई आपके जनजातीय लिंगानुपात? 948। और बात डूंगरपुर का कितना आपका? 1000, ठीक है, सर्वाधिक है। वहीं पूछ ले कि आपकी न्यूनतम पूछ ले यहाँ पर आपकी न्यूनतम किस जिले का आपका लिंगानुपात बताओ भाई? धौलपुर का।
धौलपुर जिले का आपका 800 कुछ था आपका 843। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत में बांसवाड़ा में दर्ज की गई, तो बिल्कुल राइट है। सर्वाधिक जो प्रतिशत में पूछे तो बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। लेकिन आपका संख्या पूछ ली, जनसंख्या में पूछे तो जनसंख्या में कौन सी में रहती है आपकी, उदयपुर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर, उदयपुर जिले के अंदर, याद रखना। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या बीकानेर दर्ज की गई, बिल्कुल राइट। और प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत में नागौर, याद रखना दोस्तों, 0.31%। तो कोट की बात करें तो तीनों सत्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ABC, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने सर्वाधिक पूछा है तो न्यूनतम भी साथ साथ करवा दिया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जनगणना 2011 के आधार पर इनमें से कौन सा जिला राज्य की कुल जनसंख्या में 1% से अधिक जनजातीय जनसंख्या अंश रखता है, 1% से अधिक जनजातीय अंश रखता है। नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1% से अधिक जनजातीय जनसंख्या अंश रखता है झुंझुनू जिला। नेक्स्ट बात करते हैं आपके राजस्थान में जनजातीय उपयोजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित उपयुक्त जिला युग्म है। जनजातीय उपयोजना के बारे में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, और बहुत ही बार बार मैंने बताया, और टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको। देखो बात करते हैं हम आपके जनजातीय उपयोजना। तो मैंने बताया था इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी आपकी 1974-75 में। शुरुआत पूछे तो 1974-75 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी आपकी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना थी आपकी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और मैंने बताया था राजस्थान कितने जिले हैं आपके, राजस्थान के पूछे आपके, राजस्थान में पूछे कुल जिले। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सीधा पूछ लेगी इस योजना के अंदर कुल कितने जिले सम्मिलित है, कुल जिले पूछे आपको तो 8 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 8 को 2 भागों में बांट रखा है, संपूर्ण क्षेत्र वाले जिले, संपूर्ण क्षेत्र वाले जिले तो मैंने कितने बताए थे, 3 बताए थे। आंशिक क्षेत्र वाले जिले कितने बताए थे मैंने, आंशिक क्षेत्र वाले जिले 5 बताए थे मैंने। कितने बताए थे मैंने, 5 बताए थे। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कूट का क्वेश्चन आता है कि इस जनजातीय क्षेत्र में आपके राजस्थान के संपूर्ण जिले सम्मिलित है, संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है, लेकिन वहाँ पर एक खतरनाक असत्य कथन था, क्योंकि अभी आपके पीछे के एग्जाम पूछा गया था, क्योंकि कुछ जो जिले हैं आपके जैसे 5 जिले वो आंशिक क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। 8 के 8 संपूर्ण क्षेत्र नहीं है, 3 ही संपूर्ण क्षेत्र है। तो स्पेशली दिया होता है कि 3 संपूर्ण क्षेत्र, बाकी आपके आंशिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तब वो कोड सही होता, लेकिन वो गलत था और वही आपका राइट आंसर था। तो यहाँ पर 3 जिले कौन से, जो हमें क्या पूछा है, संपूर्ण वाला पूछा है। तो 3 संपूर्ण वाले जिले कौन से आपके, वो आपकी बात करें तो कौन से हो जाएंगे आपके राइट आंसर, बताओ भाई। 47 का कौन सा हो जाएगा, मेरा बताया हुआ है। अरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखो कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान में परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। राजस्थान में परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है, यानी माडा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है आपके, माडा की बात कर रहा है। कब संचालित हुआ था आपका, 1978-79 संचालित है। कितने जिलों में संचालित है, 18 जिलों के 44 लघु खंडों में संचालित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने गाँव सम्मिलित है, गाँव पूछ लिया आपके, तो गाँव आपके 3586 गाँव, ठीक है, सम्मिलित है इस योजना के अंदर परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, यानी माडा की बात कर रहा है। 1978-79 में शुरू हुई थी, 18 जिले के 44 लघु खंडों में ये संचालित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। 49 की बात करते हैं हम। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का संख्या के आधार पर निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम है। संख्या के आधार पर जो सर्वाधिक कौन सी जनजाति आपकी, मैंने क्या बताया था, मीणा सर्वाधिक है, मीणा सर्वाधिक है। मीणा के बाद में भील आपकी, भील के बाद कौन सी आपकी, ग्रासिया है, शहरिया है, तो शहरिया कौन सी आपकी, बताओ भाई, ग्रासिया है, फिर आपकी शहरिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका परसेंट भी याद करना भाई, इनका परसेंट दोनों 90% से अधिक, दोनों 90% है, ठीक है। आपकी मीणा और भील दोनों मिलकर कितनी आपकी 90% है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा मीणा का परसेंट भी पूछा जा चुका है, भील का पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं आपके
मीणा कितने परसेंट आपके, मीणा आपके राजस्थान में 47.03%, और भील कितने परसेंट आपके, भील आपके 44.38%। दोनों मिलके कितने आपके 90 से अधिक है, 90% से अधिक तो आपके मीणा और भील ही है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 50 की बात करते हैं आपका, निम्नलिखित प्रथा या रीति रिवाज संबंधित जनजाति में से कौन सा असम्मिलित युगम है। देखो मोरनी मांडना तो हमने मीणाओं में पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल विवाह से संबंधित है। किस संबंधित आपकी, विवाह से पढ़ता है आपकी, बिल्कुल सत्य है ये तो आपका। 50 में पहला तो बिल्कुल सत्य है। कुकड़ी सांसी बिल्कुल राइट, सांसी कापरा आपकी, बताओ भाई, भरतपुर जिले के अंदर पड़ता है, ये भी मैंने अभी बताई थी आपकी कुकड़ी, ठीक है। हुरे ग्रासियों के अंदर है, हुरे किसमें आपके 50 में बताओ भाई, हुरे किसमें है, ग्रासियों के अंदर, बिल्कुल सत्य है। हाथी विंडो आपके कंजर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा व झाड़ोर निवास करती है। देखो डामोर, कंजर, कतोड़ी, सांसी, तो सांसी तो हमने देखी आपके भरतपुर जिले के अंदर, कौन जिले में, भरतपुर में। डामोर हमने देखी अपने कहाँ पर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर सर्वाधिक, ठीक है। तो कतोड़ी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, उदयपुर, कोटड़ा व झाड़ोर निवास में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कंजर के लिए मैंने क्या बताया था, देखो हाड़ौती क्षेत्र याद कर लेना, कौन सा, हाड़ौती क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, केंद्र परिवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह के साक्षर का प्रावधान है। 21 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति की, 15 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति की, 45 वर्ष व अधिक आयु व्यक्ति की, 35 वर्ष व अधिक आयु व्यक्ति की। तो 52 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, 15 वर्ष अधिक आयु व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 53, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो अब आपको 2001 और 2011 दोनों की नगरीय जनसंख्या की वृद्धि याद होनी चाहिए, तभी तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बताओ भाई 53 में, देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके राजस्थान की नगरीय जनसंख्या। वैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा गाँव में रहते हैं लोग, ठीक है, कहाँ पर रहते हैं, गाँव में। लेकिन नगरीय जनसंख्या की बात करें तो मैंने बताया था आपको 24.90%, 24.90%, ठीक है। कितने, लगभग 1.70 करोड़ बताई थी मैंने, 1.70 करोड़। इनमें बात करें दोस्तों, देखो 2000 ये तो था आपकी 2011 की, ठीक है। 2001 में कितनी थी आपकी नगरीय जनसंख्या, 2001 की बात करें तो 2001 में थी आपकी 23.39%, कितनी थी, 23.39% थी, ठीक है। अब कितनी वृद्धि हुई आपकी, ये देखो कितनी वृद्धि हुई आपकी, 1.51% की वृद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी है। कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी है 54 की, बताओ भाई राइट आंसर। 41.8, 43.6, 46.8, 36.4, तो 43.6, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक कार्यशील प्रतापगढ़ जिले की, कार्यशील जनसंख्या की पूछे तो कौन से जिले की है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले की, प्रतापगढ़ की। और न्यूनतम पूछे तो अपना जयपुर है, न्यूनतम अपना जयपुर है, आराम से 10-11 बजे उठते खा पी के। वहीं यदि आपके पूछ ले ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण में पूछे तो 47 पॉइंट कुछ है, 47.3% है। और शहरी की पूछे जो कार्यशील जनसंख्या वो कितनी है, 32.3%। यानी काम करने वाले लोग सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, ठीक है। वहीं बात करें आपके, देखो दे रखा है यहाँ पर महिलाओं की पूछ ले, पुरुष की पूछे तो पुरुष से 51.5% है वो काम करते हैं। वहीं अपनी महिलाओं की बात करें दोस्तों तो मात्र 35.1% महिलाएं काम करती है, बाकी घर पर गप्पे लड़ाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए, कोई बहन नाराज मत हो जाना। 55, राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए करते हुए, राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 10.4% है। राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 10.4% है, सही है कि गलत है, मुझे तो गलत लग रहा है, तो बिल्कुल गलत है। राज्य विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% अंश रखता है, बिल्कुल सत्य है, तो केवल 20 सही है आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था आपको भारत की जनसंख्या कितनी है आपकी, राजस्थान जनसंख्या 5.66%, 5.66%, याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर
दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जिले के, अभी बताया था पीछे, अरे अभी बताया था, ये देखो सर्वाधिक अपना प्रतापगढ़ है, न्यूनतम कौन सा आपका जयपुर। देखो आ गया ना, प्रतापगढ़ और जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 2016 से 20 में जन्म के समय कितनी प्रतिशत थी? 65.5 वर्ष, 62.5 वर्ष, 70.3 वर्ष, 69.4 वर्ष। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 69.4%। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 की बात करते हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से सत्य कथन नहीं है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा नहीं है भाई? सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में दर्ज की गई। तो साक्षरता मैंने बताई थी, देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बताई थी? राजस्थान की साक्षरता के बारे में बात करते हैं हम। तो राजस्थान की साक्षरता में बात करें दोस्तों, कितनी आपकी राजस्थान की साक्षरता? मैंने बताई थी आपकी 66.1%। ठीक है, और वही मैंने बताई थी आपकी सर्वाधिक, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने मैप के तरफ बताया था आपका सर्वाधिक। कोटा से चले थे हम, कहाँ से चले थे? कोटा से चले थे। कोटा से हम जयपुर आए, फिर सीकर होते हुए झुंझुनू पूछ गए, लेकिन हमें गलती से आगे झुंझुनू आ गए, लेकिन हमें रहना कहाँ पर था? अपने सीकर रहना था। ये तो सर्वाधिक क्रम बताया था। ठीक है, न्यूनतम की बात करें हमने, न्यूनतम क्रम बताया था। जालौर से चली थी बस, जालौर से चली थी बस, सिरोही के रास्ते उदयपुर जाना था, सिरोही के रास्ते उदयपुर जाना था, लेकिन पूछ गई अपने प्रतापगढ़। ठीक है, लेकिन पकड़ में कहाँ से आई? बांसवाड़ा थाने के अंदर। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको। ये तो आपका न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत। अब देखो सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत की बात करते हैं हम। वही साक्षरता की महिलाओं की बात करने से पहले देखो 2001 में कितनी थी? 2001 में थी आपकी 60, कितनी थी भाई दोस्तों? 2001 में कितनी थी? 60.4। अब देखो क्या हुई है आपकी? वृद्धि हुई है, कमी हुई है? तो वृद्धि हुई है। क्या हुई है आपकी? वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की बताओ भाई? 4.3% की हुई क्या? एक मिनट भाई, कितनी वृद्धि हुई? 5.7% की। ठीक है, 5.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब महिलाओं की बात करते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया था आपको महिला साक्षरता, तो मैंने बताया था महिला साक्षरता की बात करें तो मैंने क्या बताया था कि महिला साक्षरता में यदि सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक अपने कोटा की है। किसकी? कोटा की है। कितनी थी? 65.9। और मैंने बताया था आपको न्यूनतम पूछे, न्यूनतम अपने वही जालौर, कौन सा? जालौर। ठीक है, और वहीं आपकी बात करें पुरुष की तो सर्वाधिक अपना झुंझुनू था। सर्वाधिक कौन सा बताया था मैंने? झुंझुनू बताया था। वही न्यूनतम पूछे प्रतापगढ़, न्यूनतम पूछे प्रतापगढ़। बेचारे काम करते रहते हैं ना। सर्वाधिक कार्यशील व्यक्ति कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। पढ़ाई का समय नहीं मिलता उनको। आप देखो सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में दर्ज की गई, तो यहाँ पर देखो कोटा के अंदर बिल्कुल सत्य है। ठीक है, राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हुई, बिल्कुल हुई है 5.7% की, ये देखो बिल्कुल सत्य है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाली जिले में दर्ज की गई। देखो ग्रामीण साक्षरता, तो ग्रामीण साक्षरता कहाँ पर? पाली में की गई क्या? अरे झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू में। ये गलत हो जाएगा आपका, तो तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम पुरुष महिला साक्षरता जालौर में दर्ज की गई, बिल्कुल न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता जालौर में दर्ज की गई। ये तो यार थोड़ा सा न्यूनतम पुरुष साक्षरता देखो यहाँ पर, न्यूनतम पुरुष की बात करें तो ये तो आपके कहाँ पर हुई थी? आपके प्रतापगढ़ में हुई थी। महिला साक्षरता जालौर जिले में हुई थी। ठीक है, महिला साक्षरता जालौर में हुई थी। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर 3 तो आपका सीधा सीधा गलत है कि पुरुष भी दे रखा है जालौर के अंदर। तो जालौर तो आपका, जालौर से पहले तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही 3 जिले आते हैं जो न्यूनतम साक्षरता आती है पुरुषों की। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। तो यहाँ पर देखो इस पुरुष वालों को थोड़ा सा देख लेना भाई, ये गलत है। यहाँ पर पुरुष वाला नहीं आना चाहिए, यहाँ पर जालौर में नहीं है पुरुष। वैसे न्यूनतम तो जालौर में भी है। इससे पहले 3 जिले हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व है कि सर्वाधिक नजदीक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो औसत घनत्व याद होना चाहिए सबसे पहले। तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि राजस्थान का जो घनत्व है, राजस्थान का जो घनत्व है वो कितना बताया था मैंने? 200 बताया था। और मैंने क्या बताया था? इस 200 के नज़दीक की बात करें तो 200 तो 2011 का बताया था। 2001 में कितना था ये? 2001 में था आपका 165। पटवारी में पूछा गया था, पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, पटवारी एग्जाम में।
और ये पूछा गया था इसमें कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई आपकी 35 अंकों की। अभी नवीनतम एग्जाम की बात कर लें तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, स्थान कौन सा आपका राजस्थान का, स्थान आपके 24वां स्थान है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, इस 200 के नज़दीक कौन सा जिला है, इस 200 नज़दीक जिला में कौन सा बताया था आपका, बताओ भाई। मैंने बताया था सिरोही, मैंने क्या बताया था, सिरोही याद करना दोस्तों जिसका 202 है। मैंने क्या बताया था, सचिन पायलट का निर्वाचन क्षेत्र याद करना जिसका 198 है। ठीक है, आप देखो सिरोही और आपका टोंक कौन सी में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, इससे औसत घनत्व है, जो औसत घनत्व है ना, इससे अधिक जिले पूछे तो कितने हैं दोस्तों 18, और न्यूनतम जिले कितने आपके, न्यूनतम जिले की बात करें तो 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई, लिंगानुपात में कमी हुई थी क्या, है बिल्कुल गलत है। देखो लिंगानुपात की बात करते हैं, अब लिंगानुपात जिसको याद ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो राजस्थान का लिंगानुपात बात करें 2011 की, तो 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था आपका 928। ठीक है, 928 कितना था 928। वहीं बात करें 2001 में कितना था ये, 2001 में था आपका 921, कितना था आपका 921। कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, वृद्धि की बात करें तो 7 अंकों की, 7 अंकों की वृद्धि। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया। शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई। अब शिशु लिंगानुपात याद होना चाहिए आपको, तो राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था आपका 2011 में 888, कितना था आपका 888 था। ठीक है, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 2011 में कितना था 888, और 2001 में कितना था आपका, 2001 में था आपका 909। ठीक है, कमी कितनी हुई आपकी, कमी हुई आपकी 21 अंकों की, 21 अंकों की। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्ज की, दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्ज की। अब आपको दशकीय वृद्धि दर याद होनी चाहिए, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी, अरे मैंने याद करवाया था आपको, याद करो दशकीय वृद्धि दर, वृद्धि दर देखो 2011 की बात करें तो कितनी थी आपकी 21.3%, 2001 की बात करें तो कितनी थी आपकी 28.41%। कमी हुई कि वृद्धि हुई, अरे कमी हुई कि वृद्धि हुई, बताओ कमी 28 से कितनी आ गई 21 आ गई, कितनी कमी हुई आपकी, देखो इसमें साफ साफ निकालो 7.1% की कमी हुई है, 7.1% की कमी। तो ये बिल्कुल सत्य है भाई, तो केवल 3 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। SRS बुलेटिन सितंबर 2025 के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई है। शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है आपकी, बताओ भाई, 22, 32, 29 या 38। तो 1000 पर शिशु मृत्यु दर की बात करें 2025 में 29 बच्चे आपकी डेड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 की बात करते हैं। 1981 के पश्चात राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, निरंतर कमी आ रही है, नगण्य परिवर्तन हुआ है, इनमें से कौन नहीं। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरंतर कमी आ रही है। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कम हो रही है, यानी जनसंख्या कमी की ओर जा रही है राजस्थान की। 63 की बात करें, राजस्थान जनगणना 2011 में राज्य के कितने जिलों में 27% से अधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने मैप से याद करवाया था, 27% से अधिक इसके आपके 3 जिले हैं, 3 जिले हैं, कौन कौन से 3 जिले। मैंने मैप से क्या याद करवाया था, जैसे अपना ये राजस्थान है, मैंने ऐसे याद करवाया था जैसा भी बनता है। ये अपना राजस्थान है, मैंने बताया था एक जिला यहाँ पर अपना बाड़मेर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 32 पॉइंट कुछ। ठीक है, फिर मैंने बताया था यहाँ एक जिला आपका जैसलमेर, जिसके कितने आपकी 31 पॉइंट कुछ, यानी 31 पॉइंट कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरे बताऊँ क्या, अरे जैसलमेर की कितनी थी, जैसलमेर की थी आपकी 31.8%, पूरे बता देता हूँ। 31.8%, 32 पॉइंट कितनी थी 5% बाड़मेर की थी। ठीक है, सर्वाधिक। फिर मैंने बताया था एक बीच में जिला हो रहा था यहाँ पर, कौन सा अपना जोधपुर, और जोधपुर कितनी थी आपकी 27.7%। ठीक है, तो हमें क्या पूछा 27% से अधिक, तो कितने जिले हो गए आपके 3 जिले, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से राज्य के कौन से जिले में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक दर्ज किया गया था? पाली। 64 में क्या जाएगा आपका? पाली का 1003। काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 65। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम था? जनसंख्या घनत्व 100 से कम था, बताओ भाई किन जिलों में था? 3 जिले बताए थे मैंने, 3 जिले बताए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे? तो मैंने याद करना था कि JBB याद कर लेना दोस्तों। कौन सा? JBB। तो यहाँ से याद करना जैसलमेर। फिर मैंने बताया था जैसलमेर के बाद में बीकानेर याद करना। जैसलमेर के बाद ऊपर जाना है, नहीं कि नीचे। बीकानेर, फिर आपका बाड़मेर। ये 100 से कम जिले थे। जैसलमेर कितना था आपका? 17। फिर मैंने क्या बताया था? देखो 17 इधर कितना आएगा? 7, 8 आ जाएगा, ठीक है। 78 बीकानेर का है। तो 78 के बाद मैंने बताया था 8 के आगे कौन सा अक्षर आता है? 9 आता है। और 1 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो 92 किसका हो जाएगा? बाड़मेर का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 100 से कम कौन सा जिला दे रखा है? बाड़मेर। यहाँ पर फिर आपका चौथे नंबर पर आता है कौन सा? चूरू, जिसका कितना है? 147। ऑप्शन नंबर ये चूरू दे रखा है 147। वही बात करें इसका सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो ये मैंने बताया था जेबीडा, सॉरी जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे आपको तो मैंने क्या बताया था आपका? जेबीडा। जयपुर और B फॉर भरतपुर, D फॉर दौसा, A फॉर अलवर। और 2 जिले ऐसे आपके जयपुर और भरतपुर जिनका 500 से अधिक है, 500 से अधिक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत रखता है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत रखता है, कौन सा जिला रखता है भाई? नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो 66 का राइट आंसर अजमेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला दूसरा जिला कौन सा है भाई? बताओ। बूंदी, पाली, गंगानगर, झुंझुनू। 67 में क्या हो जाएगा आपका? झुंझुनू। कौन सा जगह? झुंझुनू। देखो पहला कौन सा है फिर? देखो, अरे मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि ये अपना राजस्थान है। मैंने यहाँ से चला था कि सबसे ऊपर है अपना गंगानगर। और यहाँ पर मैंने ये बताया था कि 10% याद रखना दोस्तों, 10%। फिर हम आए थे आपके कहाँ पर? झुंझुनू के अंदर। 2 नंबर पर कहाँ पर आए थे अपने? झुंझुनू के अंदर। फिर 3 नंबर पर कहाँ पर गए थे आपके? पाली के अंदर। ये क्रम मैंने याद करवाया था मैप के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 2 नंबर का पूछा है यहाँ पर, दूसरा पूछा है ना तो झुंझुनू। 1 नंबर का पूछता तो गंगानगर, 3 नंबर का पूछता तो पाली। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिले 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं? 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। कितने जिले हैं भाई आपके? 2 जिले, 3 जिले, 5 जिले या 7 जिले? तो 68 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 जिले। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 3 जिले कौन से हैं आपके? अरे याद करो, जे जानो बताया था मैंने। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले बताए थे मैंने, देखो याद करना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बताए थे मैंने, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से बताए थे मैंने? देखो ट्रिक बताई थी मैंने, जे जानू याद करना दोस्तों। क्या याद करना था आपको? जे जानू। जयपुर, जयपुर कितनी आपकी? 66.26 लाख। फिर मैंने बताया था जोधपुर कितनी आपकी? 36.87 लाख। फिर मैंने बताया था अलवर कितनी है दोस्तों आपको? 36.76 लाख। फिर अपना नागौर, फिर कौन सा अपना? नागौर, तो जिसके आगे जाएगा अभी 33.07 लाख। और फिर यू फॉर उदयपुर, यू फॉर क्या था आपका? उदयपुर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखो 35 लाख से ऊपर पूछिए है ना, तो 35 लाख से देखो 66 लाख, 36 लाख, 36 लाख। तो 3 जिले हो जाएंगे। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अलवर। 69 देखते हैं हम। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले में दर्ज किया गया था? नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले में दर्ज किया गया था? बताओ भाई। अरे जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना था? 888 अभी बताया था, ठीक है। और 2001 में कितना था? 909। कमी कितनी हुई आपकी? 21 अंकों की। सारा बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा से कम साक्षरता दर क्रम बताइए। साक्षरता दर क्रम, तो मैंने क्या बताया था, ज़्यादा से कम, तो मैंने बताया कोटा से जयपुर आए, जयपुर से झुंझुनू, झुंझुनू से सीकर, सीकर से अलवर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा बताया क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। योजना का नाम और संबंधित क्वेश्चन। अब आपके 20 क्वेश्चन, आपके 19 क्वेश्चन किसी योजना से संबंधित है। ये थी आपकी बात करते हैं कौन सी योजना आपकी, फ्लैगशिप योजनाएं। फ्लैगशिप योजनाएं सारी की सारी करवाई हुई है, सारी की सारी करवाई हुई है। मेरी क्लास ली हुई है, अपनी क्लास देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है आपकी, प्लेलिस्ट में दोस्तों पूरी की पूरी समझाई हुई है। तो याद करते हैं दोस्तों, इनके याद कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है, तो उसका कौन सा था आपका, उद्यानिकी विभाग। क्रम भूमि मातृ भूमि अभियान जो जल संरक्षण को लेकर थी, किसको लेकर, जल संरक्षण को लेकर ये योजना थी। इसका कौन सा विभाग था आपका, बताओ भाई, अरे भूजल विभाग। अटल प्रगति पथ, जो आपके मैंने बताया था गाँवों के अंदर जो 500 से अधिक गाँव है वहाँ पर अटल प्रगति पथ बनेगा, यानी सड़क बनेगी। तो कौन सा था आपका, स्वायत्त शासन विभाग या सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो कौन सा जगह भाई आपका, बताओ 72 के अंदर, अरे सार्वजनिक निर्माण विभाग ये तो बनाएगा सड़क। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना मैंने बताई थी, स्वायत्त शासन योजना, 3000 रुपये दी जाएंगे। जो गौ महाकुंभ हुआ था जयपुर के अंदर, गौ महाकुंभ हुआ था, मैंने रील भी बनाई थी गौ महाकुंभ के ऊपर, स्वनिधि योजना के बारे में चर्चा की थी मुख्यमंत्री ने, स्वायत्त शासन विभाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 की बात करते हैं दोस्तों। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों के बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है। अटल शिक्षित राजस्थान अभियान, शिक्षा की सर्वोपरि अभियान, शिक्षा नीति @ 2020 जागरूकता अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान आराम से करवाया था क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर 4। कब चलाया गया था आपका, डेट भी याद कर लो, 29 मार्च 2025 को। कब, 29 मार्च 2025 को ये अभियान चलाया गया था, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। कैसा, ये भी याद कर लेना। इसमें जो पहलू थे, पहलू कौन कौन से थे मैंने बताया थे आपके, इसके पहलू जो बार बार पूछे जाते। ये तो आपका था डिजिटल प्रवेशोत्सव, डिजिटल प्रवेशोत्सव, ठीक है। दूसरा कौन सा था आपका, दूसरा था प्रखर राजस्थान 2.0, राजस्थान 2.0 इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। ये अभियान हुआ था आपका शुरू, इस अभियान के शुरू कब हुआ था, इसकी डेट याद करना, 5 सितंबर को हुआ था, शिक्षक दिवस के दिन 2025 को, 5 सितंबर 2025 को ये शुरू हुआ था, ठीक है। तीसरा पहलू कौन सा था आपका, दक्षता आधारित मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन। दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपका चौथा पहलू था इसका विशेष कक्षाएं, विशेष कक्षाएं याद कर लेना, ठीक है। वही याद कर लेना इसका नोडल विभाग, नोडल विभाग कौन सा था आपका, नोडल विभाग स्कूल शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। NFSA में नवीन परिवार को जोड़ने की समावेश श्रेणी में शामिल है, समावेश श्रेणी में शामिल है। 74 की बात करें, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य आयकरदाता हो, नहीं, ये तो आपके किसी में आपके निष्कासित श्रेणी में, यानी आयकरदाता हो उसको नहीं मिलेगा आपका, इसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ऐसे परिवार जिनकी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, तो इनको भी नहीं मिलेगा। लेकिन 4 पहिया वाहन यदि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, ठीक है, सही लिखा हो ना मैं, ट्रैक्टर, बताओ भाई, सही लिखा हो ना। तो हाँ, जिनके पास ट्रैक्टर है वो 4 पहियों में है और वो किसान है, आजीविका का साधन है, इन वाले किसानों को मिलेगा, ठीक है, ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4 पहिया दे रखा है, ऐसा नाम नहीं दे रखा। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य कुल आय 1 लाख रुपये से अधिक हो, ये भी नहीं है। ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित हो, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। देखो NFSA योजना की बात करते हैं दोस्तों, घोषणा कब हुई थी इसकी, घोषणा की बात करते हैं आपकी, घोषणा हुई थी आपकी 2025-26 का बजट था उसके अंदर, ठीक है। शुरू कब हुई थी आपकी, शुरू हुई थी अपनी 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2025 को, याद कर लेना। विभाग कौन सा है इसका, मैंने विभाग कौन सा बताया था, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आपूर्ति विभाग कौन सा बताया था, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग बताया था, ठीक है। और इसके अंदर आपके नवीन आपके बताया था समावेशन श्रेणियाँ कितनी थी, कुल समावेशन श्रेणियाँ, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुल समावेशन श्रेणियाँ। तो 44 श्रेणियों को इसमें चुना गया था, कितनी, 44, याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा पूछ लिया जाएगा। बाकी निष्कासित श्रेणियाँ मैंने बताई थी,
नेक्स्ट बात करते हैं 75। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस दिनांक को लागू हुई थी? प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस दिनांक तक लागू होगी? देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री कुसुम योजना की बात करते हैं दोस्तों। इसका प्रारंभ कब होता है आपका? प्रारंभ होता है आपका 8 मार्च 2019 को। 8 मार्च 2019 से शुरू थी, लागू कब तक रहेगी? अवधि की बात करें इसकी, दूसरा क्वेश्चन अवधि का जो पूछा गया है आपका 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा गया इसका? लक्ष्य पूछ लिया जाता है। लक्ष्य था आपका मार्च 2026 तक, मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा बढ़ाना, सौर क्षमता बढ़ाना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वही बात करें इसका योगदान, योगदान याद करना क्योंकि इसका सीधा सीधा पूछा जाएगा भाई योगदान। योगदान की बात करें जैसे आपका केंद्र, सेंटर, राज्य और आपके जो कंपनी है उनकी बात करें तो 30:30:40 तीन कंपोनेंट थे आपके, मैंने सारे बताए थे तीनों कंपोनेंट, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, सारे देख लेना, वापस क्लास ली हुई अपनी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है 75 के अंदर। 76 के अंदर बात करते हैं। 75 का राइट आंसर तो बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर 1। हाँ ठीक है, 76 की बात करते हैं। ये योजना 1 अगस्त 2024 से लागू हुई थी, बिल्कुल सत्य है। कब हुई थी? 1 अगस्त 2024। इसकी योजना की अवधि 252 माह है, बिल्कुल राइट है। 252 माह, बिल्कुल राइट। कितने वर्ष हो जाएंगे आपके? 21 वर्ष। ठीक है, इसका नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है। इसका नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है, नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। कौन है इसका नोडल विभाग? बताओ भाई। इसके अंतर्गत बालिका में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कितनी? 4,000, यानी 7 किस्त है आपकी, टोटल 7 किस्त है। और कुल व्यय की बात करें आपके, कुल कितने रुपए दिए जाएंगे? कुल आपके 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसका नोडल विभाग कौन सा है? फास्ट फास्ट बताऊं। अरे, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग। सारे के सारे करवाए हुए हैं, सारे के सारे करवाए हुए आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 10 जनवरी 2021 को, 5 जुलाई 2021 को, 17 सितंबर 2021 को, 25 अक्टूबर 2021 को। स्वतंत्र राइट आंसर का जवाब आपका 25 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। इसकी अवधि याद करना दोस्तों, अवधि पूछी जाएगी इसकी। अवधि पूछे तो आपका 2021-22 से शुरू होकर ये कब तक रहेगी? 2025-26 तक, 2025-26 तक। वे यानी बजट की बात करें इसकी, कितना होगा आपका? 64,180 करोड़, 64,180 करोड़। याद करना दोस्तों। नोडल विभाग कौन सा है इसका? तो देखो स्वास्थ्य संबंधित है तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग होगा। नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा आपका? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान इनमें से किस जिले में संचालित नहीं है? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी क्रमभूमि और मातृभूमि अभियान। इस अभियान का जो शुरुआत है, शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरुआत की बात करें हुई थी आपकी 15 जनवरी 2025 को। कब? 15 जनवरी 2025 को। विभाग कौन सा है इसका? नोडल विभाग, अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था योजनाओं का, कौन सा? भूजल विभाग। कौन सा विभाग आपका? भूजल विभाग है। कितने जिलों में संचालित है वर्तमान में? 6 जिलों में। कौन कौन से 6 जिले? सिरोही, पाली, कोई जिला भूल जाऊँ तो याद करवा देना भाई, गलत हो जाए तो टेंशन मत करना, दोबारा बता देंगे। सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, एक और था जयपुर, जयपुर था ना, जयपुर। तो कौन सा? देखो झुंझुनू आ गया, सिरोही आ गया, पाली आ गया, सिक्कर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 का। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सम्मिलित नहीं है? भाई स्वामित्व योजना की बात करें तो पंचायती राज विभाग बिल्कुल है, भारतीय संरक्षण विभाग है, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 की बात करते हैं हम। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक स्वच्छ परिसर की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो 3 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ और याद कर लेना, साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी?
शुरुआत हुई थी दोस्तों इसकी 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बात करें आपके, एक बात करें आपके इसमें जो राजस्थान है ना अपना, राजस्थान को 31 मार्च 2018 को तक ODF मुक्त घोषित कर दिया था। ODF मुक्त राजस्थान घोषित, यानी खुले में शौचालय मुक्त घोषित कर दिया गया था आपका कब? 31 मार्च 2018 को, इसी योजना के तहत। याद करना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इसका विभाग याद कर लो। गाँवों में चल रहा है तो पंचायती राज विभाग। विभाग कौन सा होगा आपका? पंचायती राज विभाग। थोड़ा फास्ट कराओ क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत वर्ष 2023-24 में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? वर्ष 2023-24 में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? 3412, 5135, 7832, 4865। तो 5135 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सबसे पहले इसका नोडल विभाग याद कर लेना। नोडल विभाग याद करना पंचायती राज विभाग। कौन सा था आपका? पंचायती राज विभाग। बयासी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम अटल ज्ञान केंद्र में अटल ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? अटल ज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर नहीं, तहसील नहीं, ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2001 की जनगणना के आधार पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में देश या इससे अधिक आबादी वाली संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों की से जोड़ना 500, 350, 250 या 200। तो 83 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 250। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बताए हुए आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विजन क्या था? सबके लिए आवास। ऑप्शन नंबर 2। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र लाभार्थी को बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? 7%। मैंने बताया था, नोट लगा के लिखवाया था आपको कि ये परसेंट पूछा जाएगा। तो देखो पूछ लिया ना 85 में। 86 की बात करते हैं आपकी। PM विश्वकर्मा योजना सम्मिलित ट्रेड नहीं है, तो 18 ट्रेड थे इसमें। कितने? 18। टोटल की बात करें 18 थे। मैंने 18 बताए थे, 18 के 18 याद तो होंगे नहीं। ये डीप क्वेश्चन है वैसे। देखिए विश्वकर्मा योजना में देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका। शुभारंभ कब होता है, यानी शुरुआत कब हुई थी इसकी? वो थी आपकी 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2023 को। कब तक रहेगी इसकी अवधि? याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इसकी अवधि रहेगी 5 वर्ष, यानी 23 को शुरू हुई थी तो आपका 2027-28 तक लागू रहेगी। 2027-28 तक लागू रहेगी। ठीक है। इस योजना में कितने ट्रेड शामिल है? ट्रेड की पूछे तो आपके 18 ट्रेड शामिल है। ठीक है। ऐसे अब 18 के 18 नाम तो याद होंगे नहीं, जैसे आपके सुतार, नाव चलाने वाला, शस्त्र बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा, टूल किट बनाने वाला, ताला बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, और कौन से थे भाई? टोकरी, गुड़िया, खिलौना आदि बनाने वाले। ऐसे 18 है। तो 18 ऐसे याद नहीं, ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई। लेकिन कलाम ने पूछा है तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? प्लम्बर इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जल जीवन मिशन के संदर्भ में असत्य कथन की बात करते हैं। तो आपका इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2021 को होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। जल जीवन मिशन है, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 15 अगस्त 2019 को। कब हुई थी आपकी? 15 अगस्त 2019 को। इसकी अवधि आपके 2028 तक रहेगी, बिल्कुल राइट। इसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 50-50 है, बिल्कुल राइट, ये पूछा जाएगा। उद्देश्य ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। विभाग कौन सा रहेगा इसका? विभाग और याद कर लेना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है, 2019 तक है। 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई थी आपकी जल जीवन मिशन की। 90 की बात करते हैं। 87 के बाद 88, 89 गायब हो गए। 89 तो आ गया, 88 आ गया, आगे है। ठीक है। चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं आपकी पहले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं भाई विचार। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो स्वयं गरीबी मुक्त हो गए हैं उनके आत्मनिर्भर परिवार कार्ड पर 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी। ठीक है, गलत हो जाएगा। इसे विभाग द्वारा नियमित मासिक रैंकिंग के अनुसार पहली, दूसरी, तीसरी रैंक प्राप्त करने वाले को 50 लाख, जो पंचायत समिति है उनको 35 लाख और 25 लाख वार्षिक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा जिले को। ठीक है, किसको? जिले को, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंच गौरव योजना इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी आपकी 17 दिसंबर 2024, और इसमें माफी चाहते हैं 15 जिलों के बता पाए हैं, आगे के जिले भी बताएंगे। और इसका आयोजना विभाग है भाई, कार्यकर्ता कौन है आपका? आयोजना विभाग। तो 89 में 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अमृत मिशन अमरूट का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या आपका? अटल मिशन रिजोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बताया था ये नहीं है। अटल मिशन रिजोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अटल मिशन रिजोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके जो 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। माइनर टेस्ट 5 कंप्लीट हो चुका आपका, माइनर टेस्ट 5। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। पेपर एनालिसिस पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया दोस्तों, थोड़ा फास्ट भी समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि फिर क्लास ऐसे धीरे धीरे समझाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फास्ट लिखा गया। पूरे के पूरे एमसीक्यू, सारे के सारे एमसीक्यू हम पहले कर चुके हैं, जो मैंने पढ़ा था उसकी बात करूँ, जो टेस्ट से पहले जितना मैटर हमने पढ़ाया था आपको, वहाँ से सारे क्वेश्चन है, क्योंकि कंटेंट तो वही था, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए, लगभग क्वेश्चन तो सेम ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास कैसे लिए कमेंट के अंदर जो बताना, और पूरा का पूरा रिवीजन हो चुका है। इसी बात करें फ्लेक्सिबल योजनाओं का भी आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो चुका है, बहुत ही शानदार। जितनी योजनाएं आई थी आपकी 25, टोटल कितनी आपकी फ्लेक्सिबल योजनाएं? अरे टोटल फ्लेक्सिबल योजना कितनी आपकी? टोटल आपकी 25। ठीक है, कब घोषित की गई थी आपकी? अप्रैल माह के अंदर। देखो कब का क्या, देखो हमने अप्रैल का करंट पढ़ा ना, अप्रैल के करंट में फ्लेक्सिबल योजनाएं पढ़ी। ठीक है, कलाम की बुकलेट में फ्लेक्सिबल योजनाएं पढ़ी, कलाम के टेस्ट में फ्लेक्सिबल योजनाएं पढ़ी। ठीक है, और आप जन कल्याणकारी योजना पढ़े, वहाँ पर भी फ्लेक्सिबल योजना पढ़ेंगे। 4 बार रिविजन हो रहा है आपका, 4 बार, एक बार मेजर टेस्ट के साथ और होगा, 5 बार ये टेस्ट आपके इस टेस्ट सीरीज के अनुसार आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और रिविजन करने का मौका मिलेगा। बाकी आप पर निर्भर करता है आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे बीच में याद नहीं रहता। ठीक है, कि मुझे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाना है, शेयर भी करवाना है, तो आप अपनी मर्जी से कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।